सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट के कुछ मंदराजात सामने आए और ये मुआहिदा किसने किया, क्यों हुआ, किसको इससे फ़ायदा हुआ लेकिन नुकसान हुआ, वो हुआ कौमी ख़जाने को। और ये ब्रॉडशीट स्कैंडल में कौम को ये अरबों रुपए का चूना आखिर किसने लगाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ज़ाहिर है अभी कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है प्रॉपरली, ज़ाहिर है इस पर बात भी करना उस तरह नहीं हो सकता। लेकिन हमने कोशिश की है कि जो बुनियादी सवालात हैं उनके जवाबात हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर हासिल कर सकें। ये कंपनी के नाम पर 15 लाख डॉलर की अदायगी की गई, जिसका रिकॉर्ड भी जो है वो गायब हो गया और ये रिपोर्ट अब वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हुकूमत ने जब ये कमीशन बनाया, इस पर खुद अपोजिशन को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। अपोजिशन ने कहा कि कमीशन पर ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद कमीशन बना भी। 40 रोज़ में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली। तमाम तर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, तमाम तर रिकॉर्ड इकट्ठा करना, ये 40 रोज़ में हुआ कैसे? अच्छा, हुआ भी तो जो कौमी दौलत थी जो बरतानिया में थी वो कहाँ है, इसका भी पता लगाया नहीं जा सका। और पता लगाने के लिए मुशर्रफ हुकूमत ने बरतानवी फर्म से मुआहिदा भी किया। अच्छा, ब्रॉडशीट कमीशन जो है वो आसिफ अली जरदारी के सुइस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया। अब ये कहा जा रहा है कि वो रिकॉर्ड्स भी खुलेंगे और साथ ही साथ ये तमाम जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें हुकूमत का क्या किरदार है, इसकी बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, जो कि वकील भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हुकूमत के। उनसे ज़रा हम सबसे पहले बात करेंगे, फिर अपनी दीगर मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका अली ज़फ़र साहब। ज़ाहिर है अब ये तमाम तर मामला सामने आया ब्रॉडशीट का, तो ये मुआहिदे की ज़रूरत तो उस वक्त थी ना, लेकिन अब इस केस ने कुछ नए पहलू भी खोल दिए हैं। ख़ास तौर पर अब ये पता चला है कि 15 लाख डॉलर गायब हो गए जो अदायगी की गई थी। आप क्या कहेंगे इस पर, क्या मालूमात हैं आपको? जी, ये बहुत अजीब बात है क्योंकि रिकॉर्ड जो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड हर जगह से गायब हुआ है, वजारत खजाना से भी, वजारत कानून से भी, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी। का मामला है तो उसके ज्यादा बढ़ते हैं और मेरा ख्याल है जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी ये लिखा है जो है, ये इसका मतलब है कि ये जानबूझ के, गलती नहीं थी ये जो 15 लाख डॉलर अदा कर दिए गए, बल्कि जानबूझ के किया गया है, गलत शख्स को रकम अदा कर दी गई है। तो ये बात तो बड़ी तशवीशनाक है। अब डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट भी मैंने नहीं देखी, मुझे ये तस्वीरी तौर पे पता चला है, लेकिन डिटेल में देखना है कि फिर उन्होंने किसके ऊपर ये शक का इजहार किया है रिपोर्ट में कि कौन इसमें मुलव्विस था। बिल्कुल अली ज़फ़र साहब, ये देखना होगा। लेकिन अब ब्रॉडशीट कमीशन ने तो ज़ाहिर जो सुइस मुकदमात थे उन पर भी सवालिया निशान उठा दिया। अब ये ज़ाहिर जो तमाम तर रिकॉर्ड है सुइस मुकदमात का, ये नैब के पास मौजूद है। नैब इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? जी, ये भी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये पॉइंट आउट किया है कि ब्रॉडशीट कमीशन का जो स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड है वो नैब के पास है और जो रिपोर्ट उसमें ये एक तरह से सिफारिश भी की गई है कि इसका जायजा लिया जाए और इस रिकॉर्ड को खोला जाए और देखा जाए। तो अब नैब के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इस रिकॉर्ड को देखें और फिर बताएं कि क्या इसकी कौन था जिसने ये रिकॉर्ड को होने के बावजूद एक्शन नहीं लिया टाइमली। क्योंकि ये जो स्विस बैंक का रिकॉर्ड का मामला था ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दी थी उस वक्त, लेकिन वो समहाउ उस पे एक्शन नहीं लिया गया था। तो अभी दोबारा एक बात खुली है, अब देखते हैं कि वो रिकॉर्ड में क्या है और नैब को जरूर वो खोल के उसको देखना चाहिए। तो फिर आपके ख्याल में बैरिस्टर साहब फिर क्या मुस्तकबिल है ब्रॉडशीट स्कैंडल का? जी देखें, एक की जो रिपोर्ट थी उसका मकसद तो ये था कि एक इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाए
और उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं या जो पॉइंट लिए गए हैं उसके ऊपर के हुकूमत जो है वो एक्शन ले और जहाँ जहाँ कार्रवाई करनी है करे। तो अब ये रिपोर्ट आ गई है, पहला स्टेप तो हो गया है। रिपोर्ट रिकमेंडेशंस होती हैं, एडवाइस होती है, ओपिनियन होती है, तो अब उसके बाद फिर हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो क्या एक्शन। अब जब रिपोर्ट आ गई है उसके बाद यकीनी तौर पे उसकी जो नेक्स्ट कार्रवाई है, जिस जगह करनी है, जिस के खिलाफ करना है, वो अब हुकूमत एक्शन लेगी। बिल्कुल, हुकूमत को ये देखना है कि अब उसको आगे कैसे बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया आपका, बैरिस्टर अली साहब मौजूद थे, मुझे कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इकरामुल्लाह खान धैर्य जो सब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हज़रात का शुक्रिया। लगारी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ये ब्रॉडशीट स्कैंडल ज़ाहिर है ये नया तो नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद एक कमीशन बनता है, कमीशन पर अपोजिशन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है, लेकिन यही हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद जाती है ब्रॉडशीट से, उनके लोगों से मिलती है और उनसे फिर दोबारा ये मुतालबा करती है कि जी आप तहकीकात करें। जब एक फ्रॉड सामने आ गया, पता चल गया कि जी अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा कौमी खजाने को, तो एक बार फिर तैयारी हुकूमत ने क्यों की, और की तो फिर कमीशन क्यों बनाया गया? लेकिन बात यह है कि ये एक ऐसा फ्रॉड है जो सिर्फ चक्कर देने के लिए है, पूरी कौम को बदहवास करने के लिए, इसके अलावा और कोई इसकी हैसियत नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ ने यह बनाया, उसके बाद मुसलसल अब तक खामोशी रही, फिर पता चला कि पाकिस्तान पर एक बड़ा जुर्माना आयद कर दिया गया है, वो आपको पे करना है, और उस जुर्माने के बारे में फिर और चीज़ें तफसीलात सामने आ गई कि जनाब कावे मूसवी की और शहजाद अकबर की मुलाकातें हुई, शहजाद अकबर की और डेविड रोज़ की मुलाकातें हुई, डेविड रोज़ की और मूसवी की मुलाकातें हुई, मूसवी और डेविड रोज़ के साथ ही फिर डेविड रोज़ को इस्लामाबाद लाया जाता है, उसको वज़ीर आज़म से मिलाया जाता है, और वज़ीर आज़म को पता ही नहीं होता है कि ये जो मिलने आ रहा है ये कौन शख्स है, ये कौन है, ये वज़ीर आज़म को पता नहीं है। यानी शहजाद अकबर ने ये नहीं बताया कि ये डेली मेल का रिपोर्टर है और ये इसलिए आपके पास आया है, कोई ब्रॉडशीट कंपनी के मामले में कोई पैसे जुर्माना हो गया है पाकिस्तान पर, वो भरना है, इसके बारे में कुछ नहीं। फिर बनाया गया कमीशन, ताकि और मिट्टी पाओ। कमीशन ने क्या किया, कमीशन ने गुल खिलाए हैं। कमीशन ने कहा कि पुरानी फाइलें निकालो जो एक ज़माने में वो पढ़ते रहे हैं बहुत से एहतसाब करने वाले, उन कागजों को फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दो और फिर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू कर दो, फिर अपोजिशन को हिरासा करने का सिलसिला शुरू कर दो, वो किया जाएगा। उसमें कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल सतह पर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब ये प्रैक्टिस एक नए सिरे से शुरू हो जाएगी। लेकिन असल ढूंढना चाहिए कि शहजाद अकबर का क्या किरदार है। फिर मालूम होना चाहिए कि शहजाद अकबर को भी पेमेंट हुई है और लोग भी हैं जिनको पेमेंट हुई है, तो ये सारी किस सिलसिले में गई है, कौन लेने वाला था, किस तरह मूसवी जो है ये सारे धंधे में कैसे आया था, इसको किसने हायर किया था, ये सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन ये इस तरह का कमीशन, शेख अजमत साहिब, हमें पता है शेख अजमत साहिब ने क्या करना है और उनने क्या किया है अब तक, ये सब मालूम है लोगों को, तो वो क्या आगे क्या होना था ये भी मालूम है। मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ, एक मशीनरी खुल जाएगी, एक प्रोपेगेंडे की पूरी जो है मुहिम शुरू हो जाएगी, देखते हैं अब उसके बाद कौन को एक और धंधे में लगा दिया जाएगा। जो असल मसाइल हैं उसे मुझे लगता है तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की चीज़ें सामने लाई जाती हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, जब एक मामला पता था कि जी मुशर्रफ दौर में एक मुआहिदा हुआ, वो मुआहिदा 2003 में ख़त्म हो गया, अब आपने खुद इस कमीशन की रिपोर्ट है कि उससे कुछ नहीं निकला, अलबत्ता जो $15 लाख की अदायगी की गई वो मामला भी ख़त्म हो गया, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है उसका, सारा रिकॉर्ड चोरी हो गया। ये किसने चोरी किया, कैसे चोरी हुआ, अदायगी किसने की थी, ज़ाहिर कमीशन ये सब कुछ बता चुका होगा, वज़ीर आज़म के पास ये रिपोर्ट होगी। मेरा सवाल ये है कि जब एक चीज़ आपको मालूम है कि जी ये है ही फ्रॉड, तो उस फ्रॉड के पास बार बार जाने का क्या मकसद है? बरतानिया से वो रकम जो कि पहले मालूम नहीं चलाई गई कि वो कहाँ रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, वो आप लोग कैसे पता लगा लेंगे? अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। और लगारी साहब ने जैसे आपको बताया, अली ज़फ़र साहब बैरिस्टर साहब से आपने अपनी राय ले ली, उनकी राय ले ली आपने। लगारी साहब में मेरे बहुत मोहतरम हैं, बड़े सीनियर हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि लगारी साहब
हमें बड़ा आसान होता है कि चैनल्स के ऊपर बैठ कर तनकीद करना, तो ये बेहतर है कि एक पटिशन दाखिल कर दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बोलें जी इस फ्रॉड को ख़त्म करें, इसके ऊपर जो कुछ करना है एक ही दफ़ा करके कौम को इससे फ्रॉड से निजात दिलाएं। जो इसके अंदर शहजाद अकबर है या फलाना है या ढिमका है, जो 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 किरदार है, अगर वो वाकई किसी चीज़ में मुलविस हैं तो उनको सज़ा दें और घर भेजें। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। हम हर चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं। अगर कोई चीज़ हुई है तो उसकी तहकीकात करेगा कौन? इदारे ही करेंगे ना, इदारे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगी, कमीशन करेंगे, और एक दफ़ा करके इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए, समझे ना। लेकिन ये कि हमारे यहाँ भी चीज़ें अधूरी छोड़ दी जाती हैं, फिर वो कोई आता है नया शुरू कर दे। पता तो चलना चाहिए वो पैसे गए किधर, कहाँ थे, क्या थे। तो लागारी साहब, लेकिन आप ये जानते हैं ना, ये कमीशन भी आपने बनाया, आपके ही लोग इसमें थे, ऑपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। एहतराम होगा जहांगीर साहब, वो सर मैं तो वो उनको चला जाना चाहिए, उनको चला जाना चाहिए। जिसको भी एतराज़ात है वो जो टाइम गेन करने का क्या फायदा है जाए और अपने। तो सर मैं तो मेरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है ये। मैं तो कहता हूँ भाई आगे चलें, और जो वाकई जो चाहे शहजाद अकबर है चाहे कोई भी है, अगर उसने गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको सरेआम टांग दो। नहीं तो सरेआम ऐसे कैसे टांग दो? एक मामला है जो कि पीछे जा रहा है। लेकिन जहांगीर साहब, बात ये आफ्ताब जहांगीर साहब, चीजों को वालों की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। कौम के मसाइल कौन हल कर रहा है? कौम का पैसा कौम पे लगना चाहिए था, वो सरे महलों में वो तो आप निकलवा लेंगे वो पैसा? अब तक आप लोग रिकवर कर चुके हैं। यही तो वो सवाल है कि 2.5 साल में आज तक आप लोग कुछ रिकवर नहीं कर सके। ये अगर किसी ने जुल्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी अल्लाह का निजाम तो है, लेकिन मुल्क में भी तो कोई निजाम होता है ना आफ्ताब जहांगीर साहब। चले ठीक है, इदारे पर लश्कर कशी की तरगीब दे रही हैं लगारी साहब। ज़ाहिर हम वापस अपने टॉपिक पर आएंगे, लेकिन इकरामुल दारियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है लगारी साहब, ज़ाहिर जब तक इकरामुल दारियो साहब हमारे साथ कनेक्ट हों, हम ब्रॉडशीट स्कैंडल पर बात कर रहे थे। आज मुझे लगा कि आज शायद शिबली फराज साहब कोई बात करें इस पर और कोई कमेंट दें, लेकिन वो सारी तवज्जो उनकी अपोजिशन पर ही रही। लेकिन क्या हुकूमत समझती है कि कमीशन की रिपोर्ट आ गई है तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आगे हमें कुछ नहीं करना? नहीं, आगे बहुत कुछ करेंगे और हुकूमत उसके लिए बड़ी तैयारियां करेगी। ब्रॉडशीट जो कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन ने एक जिम्मेदारी और डाल दी हुकूमत पर कि जाएं वो सारा रिकॉर्ड निकालें स्विस कमीशन का और स्विस केसेस का निकालें रिकॉर्ड, और फिर उसको पुराने पढ़े हुए पेपर्स को दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। ये असल में उनकी ज़िम्मेदारी ही इतनी थी और उनको इसीलिए हायर किया गया था कि वो अपोजिशन के बारे में पुराने कागजात निकाल कर दोबारा पढ़ने की राह हमवार करें। बस इतनी सी बात थी और कोई चीज़ नहीं है। और उससे क्या, यानी 15 लाख रुपए का अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते यार, इतनी तो आपने एक महीने के लिए वो लिया होगा ना, इतना तो पाकिस्तान के 15 लाख रुपए आपने सैलरी के तौर पर भी लिए होंगे कमीशन ने, और मरात वरात भी आपके लिए कोई मंजूरी दी गई थी, वो शायद उन्होंने इनकार किया, ये बात भी आई थी और ये इस तरह की बातें भी आई थी। सही। लेकिन इतना तो हो सकता था ना कि ये मालूम कर लेते कि जनाब वो पैसे आए मिनिस्ट्री फाइनेंस से वो रिकॉर्ड कैसे गया, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से वो रिकॉर्ड कैसे गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो रिकॉर्ड कैसे गया। कोई ऐसे ताकतवर लोग थे कि जिस तरह से वो रिकॉर्ड गायब कर रहे थे और उसका पता नहीं चल रहा था। लेकिन वो आफ्ताब साहब मशवरा दे रहे हैं आपको कि आप चले जाएं और अदालत से रुजू कर लें। अगर मैं हुकूमत में होता तो जाहिर है या मैं चुप करके वापस आ जाता, कहता कि मैं नहीं करता हूँ, या फिर ये कि मैं आखिर वक्त तक पीछे जाता। सही। लेकिन मसला ये है कि पहले वो तो देखे ना, उनकी ट्रेल तो है ना आप। हाँ, लेकिन देखें वही वाली बात है ना कि अगर एक है ना आप, सर मैं आपका न्याजमंद हूँ, मैं आपका इंतहाई कदरदान हूँ, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं एक शहरी के तौर पर भी मैं शायद सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस अदा करने के काबिल ना हूँ। हुकूमत के पास सारे वसाइल हैं, हुकूमत कर सकती है और हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं है इस मसले। चलें इकरामुल्लाह दारियो साहब से जरा बात करें, बहुत देर से उनको हमने शामिल गुफ्तगू नहीं किया। इकरामुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम निकाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक मुश्किल है, ज़ाहिर अब ये सुएज मुकदमात भी खोलने का बोल दिया है कमीशन ने। पहले तो आप इस चीज़ को ले किस तरह रहे हैं, और जो ये मशवरा भी दे रहे हैं आफ्ताब साहब कि जिसको एतराज़ है भाई वो चला जाए अदालतों में। आप लोगों ने कमीशन पर भी एतराज़ किया था, लेकिन ज़ाहिर है अब आपका क्या प्लान है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब क्या सोच रही है इस रिपोर्ट के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखें, इस सारे किस्से को हम एक मजाक के तौर पर ले रहे हैं। अच्छा। और ये मजाक 30 सालों से चलता आ रहा है। मुझे याद है इसमें कई हुकूमतें आई, लगारी साहब और दूसरे हमारे दोस्त मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, इवन तहरीक इंसाफ वाले दोस्त भी यही कहेंगे कि कई हुकूमतें आई, कई गई,
कई एहतसाब ब्यूरो बने, कई एहतसाब ब्यूरो नए आए, कई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनी, कई अकाउंटेबल इदारे बने, लेकिन इनका कुछ हुआ नहीं, इनसे कुछ होता नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना आता है। कभी सरे पैलेस चलता आ रहा है, कभी स्विस बैंकें चलती आ रही हैं, कभी कौन से किस्से हम सुनते आ रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये 30 साल में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में नहीं बैठी थी, बैठे तो और लोग थे। जनरल मुशर्रफ बैठा हुआ था 11 साल, मियाँ साहब आए थे, आपको तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। खुदारा कुछ कीजिए, आपने किया क्यों कुछ नहीं? सिर्फ इल्जाम लगाने आता है, रोज नए कमीशन बनते हैं, अवाम के साथ मजाक किया जाता है। आप चैलेंज करेंगे अब इसको अदालतों में? हम तो कह रहे हैं ना, ये फिर एक नया मजाक हो रहा है। ठीक है, मजाक है ना, तो मजाक को फिर अगर आपको लगता है कि अगर आप सीरियस नहीं लेंगे तो कोई ऐसा ना हो कि वाकई मुकदमात खुल जाएं, फिर क्या करेंगे आप? मुकदमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान पीपल्स, मैं जैसे कह रहा हूँ 30 साल से ये चीजें चलती आ रही हैं, हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये एक कौम के साथ मजाक किया जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है। आपने देखा कि इन्हीं कमीशन के नाम पे लाखों डॉलर लूटे जा रहे हैं। इन पे कमीशन होना चाहिए कि ये कौन लोग इन्वॉल्व हैं और ये कौन कर रहा है और ये कौन है जो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों, पाकिस्तानी लोगों के साथ। तो वैसे आपको अपने दौर हुकूमत में भी पता चला लेना चाहिए था कि आपके खिलाफ अगर इस तरह की इंक्वायरी खोली गई थी, ऐसे मुआहदे हुए थे, तो वो क्यों हुए थे? पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में क्यों नहीं किया गया? पीपल्स पार्टी की हुकूमत की देखे, उसके अलावा भी तो हुकूमत थी ना 11 साल मुशर्रफ सर। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई अगर चार्जशीट तैयार करता है तो काम भी तो आपने ही करना होता है ना। हम उनसे सुनते आ रहे थे कि भाई सरे पैलेस बन गया, ये हो गया, क्यों उन्होंने किया, क्यों नवाज साहब ने क्यों नहीं किया, तहरीक इंसाफ को 3 साल हो गए। सिर्फ ये एक अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका चले, ठीक आते हैं, लोगों की तवज्जो उन मसाइल की तरफ ना जाए जिनमें ये बुरे तरीके से नाकाम और फेल हो चुके। चले, पॉइंट टेकन। ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है आफ्ताब जहांगीर साहब, और ज़ाहिर यही वो अपोजिशन है जिसने तमाम तर तनकीद इस कमीशन बनने पर भी की थी, और वो ये कहते हैं कि मजाक है, सिर्फ एक टाइम ज़ाया किया जा रहा है आवाम का। जो असल मसाइल में वाक़ईतन असल मसाइल तो हुकूमत को जो दरपेश है वो ये कि आवाम को रिलीफ देना है, महंगाई को कंट्रोल करना है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है। क्या इस पर फोकस है आप लोगों का, या फिर फोकस सारा इन्हीं मामलात पर? अच्छा देखिए, मैंने पहले भी आपसे ये बात कही कि मैं ये समझता हूँ कि जिसका जो काम है उसको करना देना चाहिए, और हमें जो है, जो आपने अभी जो बात बताई, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम आवाम को रिलीफ कैसे दे सकते हैं। इसलिए मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ने के बजाय मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं अपने हलके के अंदर जाके लोगों के मसाइल कैसे हल कर सकता हूँ, उनके पानी, सीवरेज, स्कूल, डिस्पेंसरियों के मसले, उनके साथ बैठ के उनकी तो वो। लेकिन अभी ये मेरे दोस्त ने ये बात की है दरिजो साहब ने कि जी ये पिछले 30 साल के ये मुकदमात हैं, जिसमें मुशर्रफ का दौर भी आया, जिसमें मियाँ साहब का दौर भी आया, फिर जिसके अंदर पीपल्स पार्टी का दौर भी आया, जिसके अंदर मुशर्रफ साहब ने पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब को इन्हीं केसेस की बुनियाद पर घर भी भेजा, समझे ना। तो क्यों नहीं है आज तो ये बड़े दोनों सैरो शकम हुए हुए, दोनों भाई बहन बने हुए, दोनों ज़बरदस्त एक दूसरे के हैं, और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये आपके जब दौर में थी तो आपको चाहिए था कि आपने क्या करना है, वो शेरो शकल आप वो दोस्त बने। अच्छा, हमने तो कुछ भी नहीं करना है, अदालतों ने करना है, अदालतों ने करना है। मैं आपको आपने जो इनसे आप देख सर, सवाल तो मैंने किया ही नहीं ना, अभी तो मैं बात शुरू कर रही हूँ। वो शेरो शकर हों, वो आपस में दोस्त बने, वो कुछ भी करें, लेकिन आपने जो करना है वो आवाम को रिलीफ देना है। आपने वोट ही इसी बात पर लिया था कि यहाँ पर आवाम को महंगाई कम होगी। सर रमजान आ रहे हैं, आवाम को, अरे सर वही तो मैं भी क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ कि जी अदालतों के काम अदालतों को करने दिए जाए। मरियम साहबा जा रही हैं, उनको बुलाया गया, उनको जो सवालनामा दिया गया है उसका जवाब देने जाए, ना कि लाखों करोड़ों इंसान को लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब क़यादत करेंगे सेनेटर साहब, और वो जाकर जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें तो वो ये बात ना करें कि मरियम क्या कर रही हैं, मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, बल्कि वो ये बताएं नहीं तो वो ये तो जो सवाल होता है, जो आप सवाल करती है ना, जो सवाल करते हैं, जो सहाफ़ी सवाल करते हैं, उसका ही जवाब दिया जा रहा होता है। अब आपने मुझसे पूछा तो हम अपनी महंगाई की तरफ तवज्जो देंगे, हम रमज़ान आ रहा है, रमज़ान पैकेज की तरफ तवज्जो देंगे, हम लोगों के तरक्याती मसाइल की तरफ तवज्जो देंगे। जो अभी आपने भी सुनी ना 10 मिनट की, तो कभी देंगे, और आपको कभी मैं दावत भी दूंगा। मैं और आप बहुत करीब ही हैं, मैं और आप बहुत करीब है। मैं आपको 2.5 साल से मैं भी ये बात सुनी रही हूँ, पता नहीं हम मुझे कब दावत देंगे।
सर चले ठीक है, मैं इंतजार करूंगी कि आप तैयार ही नहीं होती, आप तैयार ही नहीं होती। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, मैं भी आऊंगी, लगारी साहब भी आएंगे आपके हल्के और मैं भी, और लगारी साहब को भी लेके जाएंगे। आप लगारी साहब को भी, आप यकीन करो मैं लगारी साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। चले ठीक है सर, आप हमें दिन में, आप हमें ऑन ईयर बताएं, आप हमें तारीख बताएं, हमें दिन बताएं, हम आपके आएंगे। इंतहाई काबिल एहतराम बताएं, मैं तारीख बताएं, मैं आपको लेके जाऊंगा। बिल्कुल सही, हम तैयार हैं, आप जब हमें बुलाएंगे हम आ जाएंगे। मेरे बहुत मोहतरम है, मेरी सर मुझे आगे बढ़ना तो मैं माजरत खाऊं। चलें, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा हम इसका भी इंतजार करते हैं। एक बार फिर रमजान आ गए, एक बार फिर महंगाई बढ़ रही है, देख हुकूमती दावों में कहां तक सच्चाई है। लेकिन एक चीज है वो जो कि बढ़ रही है, वो है कोरोना वायरस। बहुत तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं, मुस्बत केसेस की शरह 8% से भी ज्यादा हो गई और इसी उस पर अब एनसीओसी ने बड़े फैसले लिए और ये फैसला किया गया है कि तमाम तजारती सरगर्मियां रात 8 बजे तक जो है वो जारी रखी जाएंगी और 8 बजे के बाद कोई तजारती सरगर्मी नहीं होगी। जो रिस्क वाले शहर हैं वहाँ नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई है और डाइन इन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जो कि बहुत सारे शहरों में पहले ही थी। अब इस तमाम तरह सूरत हाल में हमने देखा कि पिछला साल भी कुछ ऐसे ही गुजरा और अब वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद हमारे ज़ाहिर मुल्क में भी क्या बल्कि पूरी दुनिया में केसेस भी बढ़ रहे हैं और पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में वैक्सीन और लगना भी शुरू हो गई, लेकिन वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है, वायरस म्यूटेट भी हो रहा है और इसी सूरत हाल को देखते हुए पाबंदियाँ भी लगाई जा रही हैं। आप क्या समझते हैं डॉक्टर होने के नाते, क्या पहले वाली सूरत हाल जो पिछले साल थी पाबंदियों की एनसीओसी के तहत, क्या वो पाबंदियां दोबारा लग सकती हैं? वैसा ही लॉकडाउन के दोबारा हो सकता है? देखिए, पहले तो ये है कि पाबंदियां इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि पाबंदियां के बगैर जितना फैल रहा है उसमें एज ए पीडियाट्रिक कंसल्टेंट मैं आपको बताऊं कि अपने पूरे कैरियर में मैंने इतने खतरनाक इस 15 दिन में जितने एक्सरेज देखे हैं ना, इतने मैंने जिंदगी में अपने लाइफ में इतने खतरनाक एक्सरेज नहीं देखे। पहले तो ये इसमें ये शो कर रहा है कि ये कोविड है या नहीं है। वी आर वेरी कंफ्यूज, क्योंकि पीडियाट्रिक एज में बच्चों को हम कोई भी टेस्ट नहीं करा सकते, सिर्फ एक नॉर्मल सीबीसी या सीआरपी करा के देख सकते हैं कि आइदर से इन्फेक्टेड वायरल है या बैक्टीरियल है। सेकेंडली, जब तक ये पाबंदियां नहीं लगेंगी, जब तक कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इस पे, अगर आप मास्क के इस पे नहीं जाएंगे, सैनिटाइजर पे नहीं जाएंगे, एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे, तो मुझे मेरे ख्याल से तो ये और सही कह रहे हैं। देखिए ये चीजें तो हैं, लेकिन बच्चों के बारे में क्या है, बच्चों के बारे में कोई केस सामने नहीं आया कोविड का, लेकिन ये जरूर कहा गया कि बच्चे करियर हैं। बच्चे करियर कैसे हो सकते हैं, जरा ये मुझे बताइएगा। दूसरे ये कि स्कूल्स सारे, सर मेरा सवाल सुन लें, स्कूल्स पहले बंद हुए, बच्चों का तालीमी साल का बहुत नुकसान हुआ। अब ये कहा जा रहा है हमारे वज़ीर तालीम से कि स्कूल्स हम बंद करना नहीं चाहते। अब अगर सारे स्कूल्स खुलेंगे, ज़रूरी भी हैं, और बच्चे अगर करियर बनते हैं, वो वायरस लेके घर तक आते हैं और वायरस फैलता है। आपके ख्याल में ऐसे कौन से सिम्टम हो सकते हैं जो बच्चों में हों और हम उससे आइडेंटिफाई कर लें कि इससे बच्चों से बड़ों में फैल सकता है वायरस? नहीं, अगर आप इस 15 डेज में देखें तो बच्चे कैरियर नहीं है, बच्चे इन्फेक्टेड हो गए। अच्छा। और लिटरली अगर आप देखें कि इनकी जो सिचुएशंस हैं, वो मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे पेशेंट्स देख रहा हूँ और उनके एक्सरेज, मैंने आपको बताया, एक्सरेज बहुत खराब देख रहा हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ की हिस्ट्री में इतने एक्सरेज खराब नहीं देखे हैं। और अगर आप लास्ट वीक के आप न्यूज़ देखें तो 38 बच्चे इन्फेक्टेड हुए और उनकी डेथ्स भी हुई हैं और उनको शोभा किया गया कि शक किया गया कि ये कोविड ही होंगे, क्योंकि कोविड का हम उनके ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें 100% श्योर नहीं है, लेकिन हम एक्सरे से ये देख सकते हैं कि ये हो सकता है कोविड हो। अच्छा। और प्लस साथ में अगर आप स्कूल्स की बात करती हैं तो ये सारे इन्फेक्शन आई वहां से रहे हैं जो थर्ड वेव आई है दुनिया में। अगर थर्ड वेव जहां आई है वहां जानवरों को और बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट के बारे में आपसे पूछूंगी। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी आप मेरे साथ ही रहिए, क्योंकि ज़ाहिर मुख्तलिफ शोबे हैं जो इससे मुतासर हुए कोरोना वायरस। जब से कोरोना आया और ज़ाहिर 2019 से लेकर हम 21 में आ गए हैं और ये तमाम तरह सूरत हाल हमारे सामने, लेकिन हमें जीना इसके साथ है। अब एनसीओसी का फैसला ये कि तिजारती मराकिज़ की जो टाइमिंग्स हैं वो 8 बजे तक कर दी गई हैं। रमज़ान आ रहे हैं, आगे ईद है, पिछले साल भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। ताजिर इसको किस तरह ले रहे हैं? शर्जील गोपलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा। गोपलानी साहब बहुत शुक्रिया। पिछले साल भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी, हमने रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे गुफ्तगू करते रहे, बहुत नुकसान हुआ ताजिरों का, लेकिन ज़ाहिर कोरोना भी बढ़ रहा है। अब एक बार फिर वही सूरत हाल आ गई है और एनसीओसी ने सख्त फैसले भी करना शुरू कर दिए हैं। ताजिर कैसे देख रहे हैं इन फैसलों को?
देखिए, हमने पिछले साल बहुत भयानक तजुर्बा हमारा रहा और आपने देखा कि हुकूमत ने हमें कहीं कोई सपोर्ट नहीं की। इवन जो बच्चों की जो स्कूल फीस की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बात की थी 20% वेव करने की फीस में चलान में, तो जैसे स्कूल खुले उन्होंने हमें लगा के भेज दिए, बच्चों की फीस हमने पे करना शुरू कर दी। आज भी एक केस हुआ है नाजमाबाद में, आपने देखा कि बच्चे की स्कूल की फीस नहीं जमा की कर पाए और उस बच्ची को स्कूल में बाहर निकाल दिया। अच्छा, 30% से ज्यादा बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर आ चुके हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। 2500 अरब रुपए का पिछले साल हमें टोटल नुकसान जो गवर्नमेंट के दावे शुमार है वो 3,500 अरब रुपए के नुकसान हमें हुए हैं। 15 से 30% ताजिरों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेची, कर्जे पूरे किए और लोगों को कर्जे पे किए हैं। अब हुकूमत के पास हमारा हालत ऐसे नहीं है कि हम सर्वाइव कर पाएंगे लॉकडाउन करके, और स्पेशली रमजान का अगर सीजन निकल गया इस साल का तो आप ये यकीन करें इंडस्ट्री तो आपकी रुकेगी, लेकिन जो ट्रेडर्स का हाल होगा वो ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि रमजान का मेन हमारा सीजन होता है जिसमें पूरे पाकिस्तान में लोग शॉपिंग करते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि रात को मार्केट्स खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि दिन में हम लोग जो अपने तो आप लोग फैसला मानेंगे हुकूमत का मार्केट्स 8 बजे बंद करने का? पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए, पंजाब में इन्होंने फौज लिया है, ठीक है, ले आए फौज, पॉसिबल नहीं है। जो हुकूमत जो इकदाम करने जा रही है उससे अमल किया जाए। गलती हुकूमत की है, लापरवाही है। उनको एयरपोर्ट्स के ऊपर एक पैसेंजर का अपना टेस्ट करके उनको घर जाने देना चाहिए, उन्होंने क्यों नहीं किया? जो कैरियर आ रहे हैं, जो एयरलाइन थी, उनको बोलते हुए 5,000 रुपये, आप 6,000 रुपये जो कॉस्ट आ रही है वैक्सीन इसकी टेस्ट की, वो आप उनपे लगा दें। आज इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखेंगे जो 20,000 का फेयर था दुबई का, वो 40,000 रुपये लोग पे कर रहे हैं ना। जी हाँ, तो पैसेंजर को पे करते हैं इनबाउंड में। आप तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर, तमाम बॉर्डर्स के ऊपर आप इनको टेस्टिंग करते हैं, 24 आवर में रिजल्ट आ जाता है, 24 आवर बाद इनको अलाउ करते हैं बाहर निकले। आप 24 आवर। अच्छा, अब आपने पहले भी कहा था कि ज़ाहिर हुकूमत ने आपको रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, लेकिन कोई रिलीफ पैकेज नहीं दिया। इस बार तो खैर अभी कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बंद करने का ऐलान जरूर हो गया है। ताजिरों का क्या फैसला है? जी बिल्कुल शर्जील साहब, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मैं नज़ीर लगारी बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि पिछले साल हुकूमत ने कुछ तकरीबन 12 खरब रुपए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। उसमें से 1 खरब या 1 खरब से कुछ ज्यादा तो वो लोगों में, आम लोगों में 6-6 हज़ार करके बांटे गए थे। बाकी पैसे जो हैं वो उन्होंने आपके दीगर सेक्टर जो है, बिजनेस सेक्टर जो है, उनको दे रहे थे। तो आप लोगों को क्या मिला उसमें से? लगारी साहब, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा मिलता है इस मुल्क के अंदर, और वो भी स्पेशली सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर ही फोकस रखा जाता है, चाहे बजट हो चाहे कोई भी चीज हो। जो इंसेंटिव है इन्होंने सिर्फ टेक्सटाइल को देना है, ज्यादा से ज्यादा अब ये बिल्डर्स को शायद कुछ दे देंगे। ताजिरों के लिए 1 रुपया और आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो बिलाशुदी कर्जा जो उनसे मांग रहे थे उसका भी कलेक्टर और सिक्योरिटी हम रखने को गवर्नमेंट को तैयार है। हमने तो यहाँ तक बात की कि अब हमने जिन लोगों ने टैक्स भरा है हमारा 3 साल का पिछला, तो आप हमें वो दे दें और अगले 5 से 10 साल में हम तो वापस ले लें। हमने तो मांगी है, हमने पैकेज थोड़ी मांगा था। हमने तो अपनी मैशियत को बचाने के लिए उनसे बात की थी। आज देखें, आज आप हुकूमत के बता शुमार उठा लें, आपकी 160 से 200% जो है महंगाई बढ़ी है, और लॉकडाउन के बाद बढ़ी है। आपकी डिमांड एंड सप्लाई कवर नहीं हो पाई, कंट्रोल नहीं हो पाई, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। आपके पास शिपिंग एक्ट नाम का कोई आइन कानून नहीं है। आपकी तमाम शिपिंग कंपनी ने हमसे डैमेज और डिटेंशन की मद में अरबों रुपए बटोरे, और हमने 12 दफा चीखा है हुकूमत को कि भाई जब लॉकडाउन है, हम कंटेनर बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो हम डैमेज डिटेंशन कैसे दें? बिल्कुल, आपने ये आपने पॉइंट आउट किया था, हमारे ही शो में किया था, और कई बार हमने इस पर जो मुतालिका लोग थे, हुकूमती लोग थे, उनसे बात भी की थी। गोपलानी साहब, अब आपने तो बता दिया कि मुमकिन ही नहीं है कि हम इस पर अमल कर सकें जो एनसीओसी कह रहे हैं। अब अगर ये टाइमिंग जो कि आज 8 बजे, अगर रमजानों में ये टाइमिंग हो जाती है 6 बजे, और फिर ये कहा जाता है कि अगर आप लोग नहीं अमल करेंगे दुकानों को सील किया जाएगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? गुपलानी साहब, देखिए, ये मामला बड़ा खराब हो जाएगा और इसमें हुकूमत की पोजीशन बहुत खराब होगी। ताजिर और हुकूमत आमने सामने होंगी, मैं आपको ये अभी से बता दूं। अच्छा, तो इस दफा हम किसी हालत में भी इस पोजीशन में नहीं है कि तो क्या ताजिर सड़कों पर भी आ सकते हैं एहतजाज करने? बिल्कुल हो सकता है। आज जिस तरह इन्होंने 7 को अरेस्ट किया और ये समझ रहे हैं ताजिरों को भी अरेस्ट करेंगे, तो फिर आगे आप सोचेंगे इस मुल्क में कौन रह जाएगा? मुल्क वतन सही, हम 4 सीधी बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में हमारी अगर स्टेट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, फिर हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद, शर्जील गोपलानी साहब
बहुत बड़े ताजर रहनुमा हैं और वो ये कह रहे थे कि ये तो मुमकिन ही नहीं है किसी तरह लगाई। समझाऊंगी छोटा सा आप पॉइंट इस पर दें, फिर मुझे क्लोजिंग करनी है। नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो ये कि जो फैसले किए गए हैं वो एक हद तक ज़रूरी हैं, लेकिन ट्रेड कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट को इतनी बड़ी रिलीफ दे सकते हैं, वो तो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। हाँ। आपने आम आदमी को जो है 1 खरब से 1.25 खरब दिया और बाकी इतनी बड़ी रकम जो आपने सिर्फ इंडस्ट्री के शोबे को दी है, तो उसने रिटर्न में पाकिस्तान फिर ये अगर आप इस शोबे को रिलीफ नहीं देंगे, जिस शोबे को बार बार कोविड में बंद किया गया, तो इंतशार की सूरत हाल पैदा हो सकती है। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, नज़ीर साहब, और ये दुआ है कि अल्लाह ने जैसे करम हम पे किया कोरोना में, आगे ही करम ऐसा रखे, क्योंकि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि तिजारती सरगर्मियों पर और दीगर शोबों को इस तरह बंद किया जा सके। तो ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।